तो फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का अशोक सर क्लासेज चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में है उससे संबंधित कुछ तथ्य पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है। यह जब संविधान के भाग 4 में आया उसके पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र के रूप में रहा है और इस भाग में यानी कि भाग 4 में यहीं से इसको समाविष्ट किया गया है। अब ये अनुदेश प्रपत्र क्या होता था? अनुदेश प्रपत्र ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर भारत के गवर्नर जनरल और यहाँ के प्रांतीय गवर्नरों को जारी किया जाता था। अब ये एक तो स्रोत हो गया भारत सरकार अधिनियम 1935 का अनुदेश प्रपत्र, और दूसरा जो राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान में रखा गया है वह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित बताया जाता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है परीक्षाओं में कि राज्य का नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित है या किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका उत्तर आयरलैंड है। अब अगला सवाल हो सकता है कि ये रहे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्या वैधानिक शक्ति प्राप्त है, तो इसका उत्तर होगा जी नहीं, वैधानिक शक्ति नहीं प्राप्त है। अब आपके मन में ये उत्पन्न हो रहा होगा कि ये वैधानिक शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो वैधानिक शक्ति जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में जो अधिकार नागरिकों को मिला है, व्यक्तियों को मिला है, उस अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो उसके उल्लंघन होने पर जो व्यक्ति है या नागरिक है वो अपने अधिकार का अनुपालन राज्य के द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय से करवा सकता है। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व में इस प्रकार की शक्ति उस व्यक्ति को या नागरिक को प्राप्त नहीं है। अच्छा, यह शक्ति तब मिल पाएगी और जब इसमें राज्य सरकार द्वारा जो तत्व इसमें बताए गए हैं उनको लागू कर दे, तब इसके बाद वो शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और दूसरी बात जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यह शासन के लिए आधारभूत है। मतलब राज्य का नीति निदेशक तत्व शासन के लिए आधारभूत कैसे है? जैसे राज्य सरकार या राज्य जो भारत सरकार भी जिसमें शामिल है, राज्य सरकार भी शामिल है, स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, और जो भी अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं और समय समय पर न्याय निर्णयों के द्वारा जो राज्य की परिभाषाएं दी गई हैं, उन सभी के अंतर्गत अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है तो वह पॉलिसी में जो बुनियाद होगी उस बुनियाद में हमारे संविधान के निर्माताओं ने ये अपेक्षा किया था राज्य से कि आप इसको प्राथमिक तौर पर जो बताया गया इसमें है, इस संविधान के भाग 4 में जो अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है उनको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्राथमिक रूप से उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अगर अब देखिए यहाँ पर कोई राजनीतिक मान्यता नहीं, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती है तो नहीं लागू करेगी। कोई राजनीतिक पार्टी आ गई, उसके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो इसको लागू कर सकती है। तो राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा इस भाग के अंतर्गत भी है, ऐसा समझा जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि इसे राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और यह तब मिलता है राज्य के नागरिकों को तब मिलेगा जब राज्य सरकार द्वारा इसे लागू कर दिया जाता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, तो यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है। और यह लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, यहाँ देखें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, ये कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना नीति निदेशक तत्व में की गई है। अब यह कैसे कल्याणकारी राज्य होगा, तो कल्याणकारी राज्य वह होगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होगी,
जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से सबके साथ न्याय हो, सबके पास सामाजिक रूप से भेदभाव समाप्त हो जाए, सारी जो सुविधाएं सबको मिलती हैं सार्वजनिक स्तर की, जो उस श्रेणी के पात्र लोग हैं उनको वह सुविधाएं दी जाएं, तो ये सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र है। तो अगर ये सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित होगा तो कल्याणकारी राज्य स्वतः अपने रूप में आ जाएगा। तो इसी को बताया गया है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और उसके अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। तो सवाल जो यहाँ से आते हैं, अब अगर सवाल ये पूछा जाए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो उसका उत्तर होगा भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से प्रेरित बताया जाता है, तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड से। प्रश्न होगा कि क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, तो आप कहेंगे नहीं प्राप्त है। अच्छा, ये वैधानिक शक्ति क्या होती है, तो वैधानिक शक्ति है कि जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा कर के राज्य को बाध्य कर सकते हैं उस अधिकार की अनुपालना करने के लिए। आप अपने अधिकार को राज्य से लड़ करके ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आप नहीं ले सकते हैं। यानी कि संविधान के भाग 4 में बताए गए नीति निर्देशक तत्व को आप उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से लड़ करके नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। और जब सरकार अपनी पॉलिसी बनावेगी तो उस पॉलिसी में इसको आधारभूत रूप से, यानी कि एक बुनियाद होगी उसकी पॉलिसी की, शुरुआत ही यहाँ से होनी चाहिए, जो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। तो ये ऐसी अपेक्षा की गई है, संविधान निर्माताओं ने, संविधान ने ऐसी अपेक्षा की है राज्य से कि वह इन सब तत्वों को अपनी पॉलिसी में प्राथमिक रूप से उसे रखेगा। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि नीचे है कि अनुच्छेद 12 में वही परिभाषा है राज्य की, जो देखिए राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा इस भाग के अंतर्गत समझी जाएगी। तो इस भाग के अंतर्गत कहाँ है ये परिभाषा? अनुच्छेद 36 में है। तो अनुच्छेद 36 में जो मौलिक अधिकार के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया राज्य का, वही परिभाषा यहाँ भी लागू होगा। अब आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। एक बार फिर सरसरी तौर पर इसे आइए देख लेते हैं कि यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, संविधान के भाग 4 में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुदेश प्रपत्र के रूप में वहाँ अंतर्विष्ट था और संविधान के भाग 4 में इसे समाविष्ट किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसको यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यह शासन के लिए आधारभूत है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। कल्याणकारी राज्य वह होता है जिसमें सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है और 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अब ये 36 में राज्य की परिभाषा क्या है? राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में है वही परिभाषा इस भाग के अंतर्गत भी समझी जाएगी। अब देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसका कहने का सीधा अर्थ है कि जब राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगी तभी यह नागरिकों को मिलेगा, अन्यथा नागरिकों को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको अनुच्छेद की चर्चा करेंगे, नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेदों की चर्चा करके बताएंगे कि किस अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। तो हाँ जी, इसलिए अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जब इस पर कोई नया वीडियो हम डालते हैं तो वो वीडियो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप इसे सब्सक्राइब करें और यदि अच्छा लगता हो वीडियो तो लाइक करना भी ना भूलें जी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।